मेरे ख्याल से हिमाचल के हमारे सारे साथियों को ये मौका नहीं मिला है, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है अनीता जी। नमस्कार। और अगर साउंड ठीक हुआ तो आप साथियों को नमस्ते। और हम लोग फिर राइट टू एजुकेशन के माध्यम से, इस फोरम के माध्यम से शिक्षा की जो आजकल की समस्याएं हैं और जो हमारे सामने अभी भी उद्देश्य है, उन पर बातचीत करेंगे। मेरा ख्याल है जैसे अभी आपने राइट टू एजुकेशन के बाद से क्या हुआ है इस पे कुछ बातचीत की है, मैं भी कुछ एक दो चीजें आपके सामने रखना चाहूंगी। एक पॉलिसी की, देश भर की, और फिर दुनिया में किस तरह से प्रभाव पड़ रहा है सीखने को लेकर, लर्निंग आउटकम्स का ये जो एक बहुत बड़ा आजकल हमें दौर दिख रहा है जिसमें लर्निंग आउटकम्स की बात हो रही है, उससे क्या दिक्कत है, और राइट टू एजुकेशन से जो हमारी अपेक्षाएं थी, कहाँ तक हम पहुंचेंगे, हर बच्चे के लिए एक सार्थक शिक्षा का क्या मतलब है, और किस तरह की शिक्षा नहीं, उसको कैसा प्रावधान मिले, किस तरह के संसाधन मिले, पर क्लासरूम में भी, स्कूल में भी किस तरह के मौके मिले सीखने के लिए। और हमें ये याद रखना है कि जब हम 70 साल के बाद भी हमने एक एक्ट और एक फंडामेंटल राइट, वो कोई एक साधारण कानून नहीं है, वो एक फंडामेंटल राइट है, जब उसको पास करवाया था तो क्या उसकी क्यों उस समय दुनिया में और देश में क्या हालत थे, क्यों ऐसा था कि सब प्रोग्राम्स, जो प्रोग्राम अलग होते हैं, और चाहे वो डीपीईपी है, चाहे वो सर्व शिक्षा अभियान है, ये सब कार्यक्रम है, ये कैसे देखते हैं बच्चे की शिक्षा को, और ये जो संसाधन है ये उपलब्ध कराने, और एक फंडामेंटल राइट कैसे शिक्षा को देखता है, और वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ भी कैसे जुड़ा होता है। पर अब उसके बाद से क्या हुआ है, और उस समय भी 2009 में जबकि ये राइट टू एजुकेशन आ ही रहा था, दुनिया में एक इंटरनेशनल टेस्टिंग कहते हैं, प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट, पीजा उसको कहते हैं। और जरूर देखिए, आपको इंटरनेट में मिल भी जाएगा कि वो किस तरह से टेस्ट किया जाता है। 15 साल के छात्रों का टेस्ट किया जाता है, और क्या टेस्ट किया जाता है, 3 खास बुनियादी क्षेत्र होते हैं, भाषा, विज्ञान और गणित, क्योंकि सामाजिक विज्ञान को, सामाजिक अध्ययन को वो उसमें टेस्ट करने लायक नहीं माना जाता। दूसरा ये भी है क्योंकि ये दुनिया भर में एक होड़ सी है, एक कंपटीशन है, और देखना चाह रहे हैं कि कौन सा देश कैसे कर रहा है। पर ये शुरू हुआ, और आज भी केवल ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD, और केवल वो देश जो कि हम जिनको कहते हैं कि वो इंडस्ट्रियलाइज देश है, डेवलप्ड देश है, जो भी हम जिस तरह की भी संज्ञा हम देना चाहें, उस तरह के देश जो कि वाकई संपन्न देशों में आते हैं, तो उनकी शिक्षा 15 साल के एक छात्र के लिए किस तरह की होनी चाहिए, जो कि फिर एम्प्लॉयमेंट की दुनिया में, एम्प्लॉयमेंट में जब वो आते हैं, वो किस तरह से सीख पा रहे हैं। तो वो उसका एक बिल्कुल आर्थिक दायरा है जिसके अंदर वो देखा जा रहा है, वो टेस्ट लिया जा रहा है। 2009 में जब मिनिस्ट्री पे जोर आया था कि इंडिया भी इसमें भाग ले, तो मिनिस्ट्री ने बहुत साफ इनकार किया था और कहा था नहीं, हमें कोई अंतरराष्ट्रीय टेस्टिंग में अभी जाने की जरूरत नहीं, कोई टेस्टिंग में हम जोर नहीं दे रहे, क्योंकि अभी तो हम संसाधन ही नहीं दे पाए। अभी तो हम राइट टू एजुकेशन ला रहे हैं जिसमें कि हम स्कूल भी दे पाए, टीचर्स भी दे पाए, ऐसा माहौल क्लासरूम में दे पाए जो कि हम चाहते हैं, जिस तरह का जो सार्थक शिक्षा हो, और जो हमारे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ने भी कहा था वो किस तरह की शिक्षा हो। बच्चे खुद अपनी समझ बनाते हैं, खुद ज्ञान रचते हैं, और ये केवल कोई इंफॉर्मेशन दे देना, एक टीचर ने दे दिया या किसी ऑनलाइन ने दे दिया, ये शिक्षा नहीं है। बहुत स्पष्ट रूप से NCF ने भी कहा था, और RTE ने भी उसी चीज को मानकर आगे उस पर कदम उठाए थे। पर वर्ल्ड बैंक ने उस समय 2 स्टेट्स को चुना था, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु, और बहुत
इस तरह से वो स्टेट्स को लाए थे, क्योंकि ये 2 स्टेट्स माने जा रहे थे उस समय कि ये जो प्रावधान शिक्षा के हैं इसमें सबसे, केरल को छोड़कर ये सबसे आगे आए हैं कि इन्होंने सार्वजनिक शिक्षा में बहुत पहल की है, और प्राइवेटाइजेशन के बल पे नहीं पर गवर्नमेंट सिस्टम के बल पे इन्होंने काफी कुछ मुहैया कराया है, और टीचर, स्टूडेंट्स, क्लासरूम्स और इस तरह का माहौल। तो इसलिए ये 2 स्टेट्स माने जाते थे, और बहुत ही एक अपनी नीति, वर्ल्ड बैंक की जो नीति है उसके आधार पे उन्होंने इन्हीं 2 स्टेट्स को चुना। हम जानते हैं कि क्या हुआ। हम जानते हैं कि ये 2 स्टेट्स सारे देशों में सेकंड लास्ट आए, और लास्ट किर्गिस्तान आया और सेकंड लास्ट आए। तो उसका जो असर पड़ा, मीडिया ने बहुत हाँ हाँ तौबा तौबा मचाए सबने, और असर ने, क्योंकि ये जो टेस्टिंग होती है असर के अंतर्गत ये भी यही दिखाती है कि भाई पब्लिक शेमिंग जिसको कहते हैं, कि सार्वजनिक रूप से सार्वजनिक सिस्टम को हम इस तरह से दुहाई देते हैं कि देखो ये बहुत बुरा कर रहे हैं, टीचर्स भी बुरा कर रहे हैं, कुछ सीखते नहीं, दुनिया में टेस्टिंग करके आखिर में लास्ट, सेकंड लास्ट आए हैं, क्या हमारी क्वालिटी है, हाय हाय करके तौबा तौबा करके ये किया गया। मीडिया तो बुरी तरह से इसके पीछे पड़ गया कि जिनको, और हमारे लिए देखिए कि जो हमारे 2 बेस्ट स्टेट्स माने जा रहे थे कि सार्वजनिक प्रावधान में, उनकी तरफ अगर हम इस तरह से उंगली दिखाते हैं और कहते हैं कि कुछ नहीं सीख रहे बच्चे, तो कितना डिमोरलाइज होता है सिस्टम भी, टीचर्स भी, और वो जो कि उस सिस्टम को सही करना चाह रहे और चाहते हैं कि यही सिस्टम हमारे देश का एक मानक बने। ये केवल इंडिया की ऐसी बात नहीं है, दुनिया भर के जो एजुकेशन सिस्टम्स हैं, आज आप देख लीजिए, जिस भी एजुकेशन सिस्टम को आप कहें कि इसकी गुणवत्ता अच्छी है, उनके सार्वजनिक सिस्टम कई सालों तक, 15, 20 साल, 25 साल से वो लोग डेवलप कर रहे हैं, और अब पहुंचे यहाँ के, अब आप कोई भी टेस्ट ले लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, उनकी परफॉर्मेंस स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि सभी बच्चे अच्छा करते हैं। और हिमाचल में अभी तक, जहां तक मेरी समझ है, क्योंकि अभी भी जो रिपोर्ट आई थी मई में ही, कि प्राइवेट स्कूल्स 1400 है जो कि अफिलिएटेड है अलग अलग बोर्ड्स के साथ, चाहे वो हिमाचल बोर्ड हो, चाहे वो सीबीएसई हो, चाहे वो आईएससी हो। और इसलिए अभी भी ज्यादातर बच्चे जब स्कूल खत्म करते हैं वो सार्वजनिक स्कूलों से ही करते हैं। मगर हमें ये देखना है कि पब्लिक एजुकेशन, सार्वजनिक एजुकेशन पे भी जिस तरह का जोर पड़ रहा है अभी, चाहे वो कोविड से पहले, चाहे वो जो नई एजुकेशन पॉलिसी आ रही है उसको देखें। नई एजुकेशन पॉलिसी ये कह रही है, जो अभी फाइनलाइज हो गई है इस महीने, 6 साल से नहीं हुई थी, 6 साल से कई कमेटियां, कई ड्राफ्ट, 500 पेज का, 70 पेज का, अलग अलग ड्राफ्ट बने। पर अब इस दौरान, क्योंकि हम देखते हैं कि लॉकडाउन के दौरान और खासकर इस तरह की इमरजेंसी के दौरान बहुत चीजें पुश की जा रही, बहुत चीजें जिन पे लोकतांत्रिक रूप से चर्चा नहीं हुई, जिसमें स्टेट्स ने उस तरह से बातचीत नहीं की, उनको भी एक सेंट्रल रूप से ये दौर आ रहा है कि बहुत चीजें पुश की जा रही है। और अभी आपने शायद बात भी की होगी कि कैसे यूनिवर्सिटीज में भी जो भी लोग कोई भी सवाल उठाते हैं किसी भी लॉ के बारे में या किसी भी स्कीम के बारे में, उनको अरेस्ट तक कर लिया गया या उनको चुप रखने के कई तरह के दंडों का इस्तेमाल हो रहा है। तो ये जो स्थिति है इसमें क्यों ऐसा है, ये अब जो नेशनल पॉलिसी भी हमको कह रही है कि राइट टू एजुकेशन तो जी बहुत ही तंग दिल है, बहुत उसका वो तो बहुत रिस्ट्रिक्टेड है, इसलिए लर्निंग इनपुट्स की हम बात ना करें, इनपुट्स देने तो बहुत मांग रहे हैं आरटी के जो रूल्स हैं, इसलिए उसको ढीला किया जाए, उसका रेगुलेशन ढीला किया जाए, और तमाम जो भी संस्था
देश भर में कोई संस्था स्कूल खोलना चाहती है, हम उसकी मदद करें, उसको अलाउ करें। और वो किसी बोर्ड के साथ भी उसको अलग से एफिलिएट होने की जरूरत नहीं है, वो ओपन स्कूल से भी जुड़ जाए। और ये पॉलिसी कह रही है कि ओपन स्कूल क्लास 3 और क्लास 5 के भी एग्जाम्स लें, जो कि आरटीई ने स्पष्ट कहा था कि आरटीई, क्योंकि हर बच्चे को क्लास स्कूल में लाने की बात थी, तो ओपन स्कूल की का सवाल ही नहीं था। पर हम जानते हैं कि लो कॉस्ट प्राइवेट स्कूल जो एक अलग ही सिलसिला है, जो एक स्कूल तक नहीं है, मतलब वो लो कॉस्ट इस नाम से है कि हाथ में आपने किसी को टैबलेट दे दिया, टीचर भी ट्रेन नहीं है, उसका कहीं एफिलिएशन की भी जरूरत नहीं है, और चाहे धार्मिक संस्थाओं के नाम से चलते हुए स्कूल, इन सबको अब खुली छूट मिल रही है, मिलने वाली है, ऐसा देखने में आया है। तो ये एक और प्राइवेटाइजेशन को खास पूरा मैदान दे देना कि आप जिस भी तरह से आना चाहते हैं आइए। और क्योंकि उसको फिलैंथ्रोपी नाम बुला के कि भाई ये समाज के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं कि स्कूल चला रहे, इसलिए हम इन पे कोई मापदंड नहीं रखेंगे। तो ये सबसे पहले एक बहुत घातक कदम है हमारे देश के लिए। और हिमाचल में भी अभी भी, जैसे मैं कुछ नाम देख रही थी जो प्राइवेट स्कूलों की लिस्ट है, ये 1400 स्कूलों की, उसमें भी कई तरह की संस्थाएं अब आ रही हैं जो कि स्कूल को, कई चाहे धार्मिक नाम हो चाहे नहीं हो, पर वो दिखाना कि हम समाज की भलाई के लिए स्कूल चला रहे। तो ऐसे स्कूलों पर अगर मिनिमम बेसिक जो मापदंड है वो भी नहीं रखे जाएंगे, वो भी नहीं देखा जाएगा कि भाई किसको हम अच्छी गुणवत्ता कहते हैं, किसको हम टीचर कहते हैं, किस तरह की पढ़ने लिखने की प्रक्रिया को हम सही कहते हैं, क्योंकि वो प्रक्रिया बहुत जरूरी है और इसमें आपकी बातचीत जरूर हुई होगी। तो ये हमें अब चीज जो है ये बहुत चिंताजनक है। हम देख रहे हैं कि कोविड से पहले भी दिल्ली के स्कूलों में भी एससीईआरटीज का क्या रोल रह गया। एससीईआरटीज भी फेस टू फेस ट्रेनिंग नहीं कर रहे। एससीईआरटी जैसी संस्थाएं भी अब एप्स पे, प्राइवेट एप्स पे, जो एप्स हैं एप्लीकेशंस फोन्स पे, स्मार्टफोन्स पे, वो सब प्राइवेट एप्लीकेशंस हैं। तो एससीईआरटीज वो यूज कर रहे हैं और कह रहे हैं टीचर्स को कि आप ये ऐप डाउनलोड कीजिए और इसको हमेशा ऑन रखना है। आप चाहे अपना जीपीएस भी ऑफ कर दो, पर ये एप्स आपके ऑन रहेंगे, क्योंकि ये भी एक सर्वेलेंस का तरीका है। हमारे ही जो बेस्ट टीचर्स दिल्ली स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं वो कह रहे हैं कि देखिए हम अपना जीपीएस ऑफ कर देते हैं, पर ये एप्स वो हमको कहते हैं, डायरेक्टरेट कहता है आप ऑन रखिए, क्योंकि हमारी लोकेशन इस ऐप में भी आती रहनी चाहिए। दूसरा, वो ट्रेनिंग क्या है? वो ट्रेनिंग ऐसी है कि आपने एक वीडियो देख ली 2-4 मिनट की, फिर आपने कुछ पढ़ लिया, कुछ सवाल मल्टीपल चॉइस आंसर दे दिए, और वो कंटेंट चाहे बहुत संवेदनशील हो, बहुत नाजुक हो, चाहे सेक्सुअल अब्यूज से डील करने की बात हो, या वो मैथ्स में कैसे आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ाने हैं, कुछ भी कंटेंट हो, वो ऐसा ही बिल्कुल सतही स्तर से किया जाता है। टीचर्स, जो अच्छे टीचर्स हैं, वो भी जानते हैं कि ये बिल्कुल एक फॉर्मेलिटी है। और मुझे जहां तक मालूम है, मुझे भी हमारी एक टीचर, मेरी अपनी स्टूडेंट जो है, बहुत सीनियर टीचर है, प्राइमरी लेवल पे कोऑर्डिनेटर है स्कूल की, और उसकी प्रिंसिपल भी हंस के कह रही थी ये मेरा फोन ले लो, जरा मेरी ट्रेनिंग कर दो। और क्योंकि वो अपने ट्रेनिंग उसमें दिखा दी कि आपने आंसर कर दिए, और आपके तुरंत आपके फोन पे सर्टिफिकेट आ जाता है कि आपकी ट्रेनिंग हो गई है। तो ये तो हाल है अब। और फिर यही नहीं, साथ एक मैसेज आता है कि ये जो ऐप है, प्राइवेट ऐप, इसको नॉमिनेट कीजिए इस प्राइज के लिए, फॉर द बेस्ट ऐप। जो कोई इंडस्ट्री ने कोई प्राइज रखा हुआ है कि बेस्ट ऐप्स किसको दिए जाएंगे, ये काम एससीईआरटीज कर रहे हैं। तो ये हमारे सरकारी संस्थाओं पर भी आजकल ये जोर है, ये गाज पड़ रही है कि आप प्राइवेट संस्थाओं से प्राइवेट एप्स लीजिए, प्राइवेट संस्थाओं को आउटसोर्स कीजिए, उनके लोगों को रिसोर्स पर्सन्स यूज करके लाइए, और फिर आप दिखाइए कि आप अभी, जैसे कल ही मैं देख रही थी, कोविड के अंतर्गत नॉर्म्स बन गए कि ऑनलाइन एजुकेशन करना है,
ऑनलाइन एजुकेशन को हम एजुकेशन मानते ही नहीं है। वो हो सकता है कि कोई एक्सरसाइज करना, होमवर्क में मदद, ट्यूशन, जो ऐसे नाम ले सकते हैं हम, कोचिंग, वो हो सकता है कहीं जिसमें अकेले स्टूडेंट्स बैठे और वो स्क्रीन की तरफ देख रहे हैं और स्क्रीन उनको कुछ वर्कशीट्स दे रही है, कोई इंसान भी नहीं है वहां, एक मशीन उनको वर्कशीट्स दे रही है, वो वर्कशीट्स कर रहे हैं और वर्कशीट के आधार पे फिर आगे दूसरी वर्कशीट आती है। बल्कि अमेरिका के एक स्टूडेंट का बहुत अच्छा एग्जाम्पल था, उसने कहा कि जब ये आते हैं तो मैं जानबूझ के गलत आंसर दे देती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है अगर मैं गलत आंसर सब दे दूंगी तो अगली वर्कशीट आसान आएगी। ये वो स्टूडेंट ने समझ लिया कि ये एल्गोरिदम्स कैसे बने होते हैं। तो इसलिए ये एक फॉर्मेलिटी के नाम पर एक औपचारिकता बिल्कुल है जो हमारे स्कूलों में भी हो रही है। और कल रात को ही मैं देख रही थी, जो हमारे ही टीचर्स ने मुझे भेजा कि अब मैथ्स के लिए उनको कुछ एक हफ्ते के लिए, अब नहीं आया, पहले हफ्ते उनको खान एकेडमी के कुछ लिंक्स आए थे और मैं वो देख रही थी। वो बता रहा था कि सिंगल वेरिएबल का इक्वेशन है तो वो हमें कैसे सॉल्व करना है, इस तरह की चीजें, और मैं हैरान थी क्योंकि बिल्कुल प्रोसीजरल, जैसे कि नॉन स्टॉप कोई बोलता जाए इंसान, बस साउंड आ रही है और आपको बोर्ड दिख रहा है और ये कह रहा है कि ये करो, ये करो, ये करो, अब इसको लेफ्ट ले जाओ, इसको राइट ले जाओ, और ऐसे भी स्टेप्स किए जा रहे हैं जो कि तुच्छ स्टेप, ट्रिवियल स्टेप्स है, जो हम बल्कि बोर्ड पे लिखेंगे भी नहीं, इतने ट्रिवियल स्टेप्स है। हम बच्चों को कहेंगे कि अच्छा अब अगर ये तो अब नेक्स्ट क्या होगा, है ना, नेक्स्ट स्टेप बच्चे खुद सोचे समझे, यही चैलेंज रहता है। क्योंकि अगर आप बच्चों में चैलेंज ही नहीं रखते, और आप खुद जानते हैं कि अगर कोई टीचर नॉन स्टॉप बोलते ही रहे कि ये करो, ये करो, ये करो, जो ये मैंने 2 कल लेसन्स में देखा है जो कि क्लास 8 क्लास 9 के लेसन्स हैं, तो फिर इसको हम टीचिंग नहीं कहते और इससे लर्निंग नहीं होती। कि आप मोनोटोनसली कहिए कि ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो, तो फिर स्टूडेंट्स का अपना सोचना या एक स्टेप से नेक्स्ट स्टेप तक भी गेस करना और अपनी समझ बनाना, आप वो अपेक्षा रखते ही नहीं है। और सीखने के लिए सबसे जरूरी है, और जैसे शिक्षा, टीचर एजुकेशन में कहा जाता है कि टीचर्स वार्म डिमांडर्स हो, वार्म भी रहे, सेंसिटिव भी रहे, समझे कि स्टूडेंट्स अगर वंचित घरों से आ रहे हैं, उनके घर में कोई मदद करने वाले नहीं है, उनके घर संसाधन नहीं है, तो उस बात से वार्म रहे, उनसे हमदर्दी रखें और संवेदनशील रहे, पर डिमांडर्स भी रहे, मतलब अपेक्षाएं उनकी हाई रहे, ऊंची अपेक्षाएं रखें। ये नहीं करें कि अरे ये तो गरीब है, अरे इसने तो सब्जी बेचनी है, चलो इसको सिर्फ इसको इतना बेसिक लिटरेसी, बेसिक न्यूमरेसी सिखा दे। ये भी गलत है, क्योंकि इस ऐसे माहौल में भी बच्चे नहीं सीखते। तो अगर हमारी एक्सपेक्टेशंस रहें, बच्चे की मोटिवेशन बनाने में हमारा पूरा हमारी मेहनत जाए और प्यार से, संवेदनशीलता से हम बच्चों को एक साथ एक मिक्स्ड एबिलिटी ग्रुप में पढ़ने दें। क्योंकि एक बच्चे को कहना कि तुम बहुत इंटेलिजेंट हो और दूसरे को कहना कि तुम स्लो लर्नर हो, वो दोनों के लिए घातक है, दोनों बच्चों के लिए। जिसको आपने इंटेलिजेंट कह दिया उसके लिए भी घातक है, क्योंकि आपने उसकी सीखने की प्रक्रिया को नहीं देखा, ये नहीं सराहा कि भाई उसने कहा बहुत ओरिजिनल कुछ किया है या बहुत गहराई से कुछ समझ बनाई है या बहुत एनालिटिकल क्रिटिकल समझ बनाई है। आपने इसकी प्रोसेस को नहीं देखा, आपने एक लेवल दे दिया, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो। अगली बार जब आप उसको एक कोई भी अभ्यास देंगे करने के लिए, तो वो बच्चे चुनेंगे और उनको चुनने के देंगे कि ये कर लो या ये कर लो, तो वो बहुत सीधा बहुत कम अपेक्षाओं वाला अभ्यास चुनेंगे। जो चैलेंजिंग है, जो चुनौतीपूर्ण काम है, वो नहीं चुनेंगे, क्योंकि उनको डर है कि अब आप उनको स्लो, स्टूपिड, ऐसी चीजें ना कह दें। तो ये भी देखा गया और दुनिया भर में देखा गया, ऐसे बहुत स्टडीज हो रहे हैं जो दुनिया भर में देख रहे हैं कि किसी को इंटेलिजेंट बुला देना या किसी को स्लो लर्नर बुला देना कितना घातक है। तो ये अब मगर हमारे स्कूल क्या कर रहे हैं, वो तो ऐसे सेक्शंस बना रहे हैं। दिल्ली में तो सेक्शंस हैं, आपके हिमाचल में भी प्राइवेट स्कूल्स में होंगे, मुझे मालूम नहीं गवर्नमेंट स्कूल्स में अभी तक वो सेक्शंस बने कि नहीं, पर ये सेक्शंस बन जाएंगे कि भाई ये ए सेक्शन तो ब्राइट है और ये स्लो लर्नर है। और ये कहा जाता है
कि उनको हम अलग पेडागोजी देंगे, पर इस तरह से विभाजन करके, ये विभेदीकरण, डिस्क्रिमिनेशन करके कोई पेडागोजी बच्चों को अच्छे सीखने में मदद नहीं करती है। इसलिए ये उनके राइट के अगेंस्ट है। पर जितना ये प्राइवेटाइजेशन का, चाहे वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR के नाम पे बहुत सारी संस्थाएं आ रही हैं, जो मिड डे मील में भी आ रही हैं। संस्था कहती है हम फिलैंथ्रोपी, हम समाज सेवा कर रहे हैं, पर आपको मालूम है, शायद आपने सुना हुआ कि कर्नाटका में जो संस्था मिड डे मील दे रही थी सब बच्चों को, वो अपनी जो उनके पूर्वाग्रह वो थोप रही थी। वो बच्चों को केवल वेजिटेरियन और बिना प्याज बिना लहसुन के खाना दे रही थी और कह रही थी नहीं यही आपके लिए अच्छा है। अब आप सोचिए कि किसी था, क्योंकि वो इस्कॉन संस्था और संस्था फाउंडेशन वगैरह जो उनके साथ ऐसी संस्थाओं के साथ जुड़े होते हैं, उनके अपने पूर्वाग्रह, वो सेंट्रल से बिल्कुल एक एकीकरण करना चाहते हैं सबके कि नहीं यही अच्छा भोजन है, शाकाहारी भोजन अच्छा है, और वो थोप रहे सब बच्चों पे। और कर्नाटका में बहुत जगह टीचर्स ने इस तरह से आवाज उठाई थी कि ये गलत है, ये बच्चे तो खाते हैं मांसाहारी, इनके भोजन का अंग है ये, हम इनको स्कूल में अंडा देते हैं, और ये कर देना कि भाई आप प्याज भी नहीं देंगे, आप लहसुन भी नहीं देंगे, तो ये कहाँ से नियम बन गया है। और ये CSR वाले, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के जो कॉर्पोरेट्स हैं, वो इस तरह से कर रहे थे। तो चाहे वो मिड डे मील में हो, चाहे वो किस लर्निंग को हम सही कहते हैं, चाहे हम बच्चों को विभाजित करके, उनको विभेदीकरण करके कहें कि तुमको हम ऐसे सिखाएंगे और तुमको हम ये ऐप देंगे। दिल्ली में एग्जाम भी अलग होता है, मिडिल स्कूल का एग्जाम, उसके ऊपर लिखा होता है कि ये जो है ये टैलेंटेड बच्चे हैं, हाँ, और ये जो है ये स्लो लर्नर है। तो वो निष्ठा है या वो प्रतिभा है, ये एग्जाम के ऊपर लिखा होता है। ये कहाँ तक वाजिब है, कहाँ तक जायज है ये ऐसा करना, कि आप बच्चों की अपनी राइट्स तो कहते हैं कि बच्चों को मिलजुल कर रखना है, उनमें समता रखनी है, समता लानी है, तो आप स्कूल में ही आप ये विषमता ला रहे हैं। और चाहे वो एप्स के जरिए, चाहे वो इस तरह से ला रहे हैं। अब ऑनलाइन में 20% बच्चे केवल अटेंडेंस दिखा पा रहे हैं ऑनलाइन एजुकेशन में। टीचर्स भी ये कह रहे हैं। जब टीचर्स ने बच्चों से पूछा है कि क्या कारण है, तो वो साफ कह देते हैं कि फोन हमारे पास नहीं है, स्मार्टफोन, या उसमें चार्ज करने के पैसे नहीं है अभी, या बहुत घर में दूध तक नहीं आ रहा है तो हम चार्ज कहाँ से करें, या भैया काम पे जाते हैं या पिताजी जाते हैं वो ले जाते हैं फोन, हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। और फोन पे शिक्षा तो बिल्कुल किसी नाम की शिक्षा नहीं। जो शिक्षा में काम करते हैं उनको इस बात का पूरा विरोध करना चाहिए कि फोन पे कोई शिक्षा नहीं होती है। बल्कि मैं उदाहरण देती हूँ, हाँ, कि कुछ साल पहले जब आइडिया सर्विस प्रोवाइडर ने ऐसा एक एड निकाला था जिसमें कि अभिषेक बच्चन आते थे और देखते थे कि एक बच्ची बहुत गरीब है, स्कूल जा नहीं सकती, स्कूल की फीस नहीं दे सकती है, पर उसको एक फोन दे दिया तो उसमें घर में बैठ के उसने देख लिया कि स्कूल में क्या क्या हो रहा है। वो जो प्रिंसिपल थे बहुत ही उदार थे, उन्होंने उसको वो कनेक्शन दे दिया कि वो घर में देख ले बैठ के। क्या मजाक था वो एड। और फिर बाद में लोग जब उसको बहुत अच्छा सीख जाती है, वो उसका इम्तिहान लेते हैं, फिर कहते हैं वाह सर जी क्या आइडिया है। ये एड जो था, इस पे इतना विरोध हुआ था, लोगों ने एडवर्टाइजमेंट काउंसिल को लिखा और इस एड को हटाना पड़ा उस कंपनी को। पर आज देखिए ये बाइजू के एड्स और ये एड्स मतलब कितने आ रहे हैं। वो ये तो नहीं कह रहे कि स्कूल की शिक्षा नहीं करेंगे, पर वो ये दिखा रहे हैं कि घर पे हम कैसे तैयारी करें, घर पे हम क्या तैयारी करें। इसलिए चलो जी, मम्मी कुछ कह रही है, पापा कुछ कह रहे हैं, हम बाइजू की ही तैयारी करते हैं क्योंकि वो बेस्ट है। और ये जो ऑनलाइन के एजुकेशनिस्ट नहीं है कोई भी इनमें से, चाहे वो खान है, बाइजू है, एडेक्स है, और ये सारे लोग, आज जब इंडिया में बात हो रही है ऑनलाइन एजुकेशन, तो आज एक ही चैनल ने उनको इनवाइट किया और सबके सब थे। ये बुलावा जब आया इंडिया से तो सब हाजिर थे टीवी पे और सब कह रहे थे कि कितना अच्छा वो ऑनलाइन एजुकेशन। उनमें एक भी
एजुकेशनिस्ट नहीं था। तो ये देखिए, ऑनलाइन एजुकेशन के नाम पे ये सारे स्टार्टअप्स, ये सारे टेक्नोलॉजी के लोग, ये सारे कंप्यूटर के लोग, ये सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सारे टेक्नोलॉजीज पे काम करने लोग दौड़ के आ रहे हैं, क्योंकि ये मार्केट दिख रही है, बहुत बड़ा बाजार है शिक्षा का, उनको लग रहा है, और कैप्टिव मार्केट है, क्योंकि आप कैप्चर्ड हैं, स्कूल टीचर्स बच्चे सब कैप्चर्ड हैं। जो तय करेगी, स्पेशली जो मैनेजमेंट तय करेगा, चाहे वो गवर्नमेंट का मैनेजमेंट है, चाहे वो प्राइवेट, आप सबको, आपको लगता है आपको करना ही पड़ेगा। तो ये जो कैप्टिव मार्केट है, इसमें बहुत ज्यादा अलग अलग तरह से प्राइवेटाइजेशन आ रहा है। हम हैरान हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, उनके माँ बाप आके हमको मैसेजेस दिखा रहे हैं। अब उनके फोन नंबर कहाँ से मिल गए? जब वो फोन करते हैं तो कोई प्राइवेट उठाता है और कहता है हमने कुछ टेस्ट लिया था बच्चों का स्कूल में और आपकी बच्ची ने अच्छा किया है, तो हम इनको अब ये ऑनलाइन का पैकेज दे रहे हैं 3 महीने का फ्री। अब देखिए कि उसका नंबर कहाँ से आ गया एक प्राइवेट, और वो गवर्नमेंट स्कूल्स है, वो हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के आसपास के गवर्नमेंट स्कूल्स थे, जिनके गरीब माँ बाप, रोज मजदूरी करने वाले या यूनिवर्सिटी के किचन्स में काम करने वाले या कहीं और काम करने वाले, उनके बच्चों को ऐसे मैसेजेस आ रहे। और हमें मालूम था कि कोई ऐसा टेस्ट, मतलब वो बच्चों को भी नहीं मालूम था कि कब वो कह रहे हैं कि हमारा टेस्ट लिया। और तो स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल्स, यही सरकार जो कह रही है कि हम गवर्नमेंट स्कूल को अच्छा कर रहे हैं, वही सरकार इन चीजों को अलाउ कर रही है। तो हर तरह से हमें इन चीजों का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि ये एजुकेशन नहीं है। मैं अभी पढ़ रही थी, हमारे दोस्त है, एक एजुकेटर है अमेरिका में, उन्होंने भेजा था मुझे एक राइटअप कि अमेरिका के टीचर्स, और वो क्या कह रहे हैं कि जो उनका ऑनलाइन एजुकेशन चल रहा है उसमें कितना नुकसान कई बच्चों को। वो कह रहे हैं कि जो गरीब तबके के हैं उसमें से मुश्किल 20% बच्चे पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं, 20%। मिडिल इनकम ग्रुप के भी बच्चे लगभग 1/3 सिर्फ पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं, क्योंकि कई कारण है, कई एंजाइटीज है, कई चिंताएं हैं, या कनेक्शंस नहीं है, या लैपटॉप्स नहीं है। हाँ, जो उन्होंने कुछ बताया था, इतनी आय से ज्यादा वाले जो घर हैं उसमें सब के सब ऑनलाइन एजुकेशन कर रहे थे, तो ये भी एक डिजिटल डिवाइड है। वो भी चिंता कर रहे हैं कि जब स्कूल खुलेंगे भी, और स्कूलों को बहुत ध्यान से खुलने देना चाहिए। आप देख रहे हैं कि देश में किस तरह से बिल्कुल एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है ये इन्फेक्शन, और जहां जहां नहीं भी था वहां भी, क्योंकि वर्कर्स पहुंचे हैं वापस अपने गांव, तो उन डिस्ट्रिक्ट्स में भी जहां पहले नहीं था, पिछले महीने नहीं था, वहां भी अब कोविड के केस आ रहे हैं। तो इस इन्फेक्शन के बढ़ते हुए दौर में स्कूलों को नहीं खुलने देना चाहिए, बोर्ड एग्जाम नहीं होने देना चाहिए। आज ही सुबह मैंने सुना कि तेलंगाना ने, जिसने तय किया था कि क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम करेंगे, उसको पोस्टपोन कर दिया है। अच्छा किया है, क्योंकि बढ़ती हुई इन्फेक्शन में बिल्कुल भी जरूरत नहीं है ऐसे एग्जाम्स या ऐसे स्कूलों को खोलना जहाँ के हम जानते हैं कि फिजिकल डिस्टेंसिंग रखना बहुत मुश्किल है। हमारी ना जगह हमारे स्कूलों में इतनी है, और ना जहाँ से आते हैं बच्चे, टीचर्स जिस तरह आते हैं, स्टूडेंट्स जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अगर आएंगे तो कैसे वो आएंगे, और हम ना तो उन सैनिटाइजेशन उनका कर सकते हैं जैसे अन्य स्कूलों में या अन्य जगह हो रहा होगा। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद बहुत अच्छा डिसीजन लिया। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद ने अप्रैल 20 तारीख को, बल्कि उसकी रिपोर्ट मीडिया में आई थी, अपने ही डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन ने एक सर्वे किया था, उनके अपने डिपार्टमेंट ने, और उन्होंने कहा कि हमने स्टूडेंट से सर्वे लिया है, बल्कि 2500 स्टूडेंट्स का, और उसमें से हम देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स नहीं, 70% स्टूडेंट्स नहीं कर पाएंगे ये ऑनलाइन क्लासेस, खासकर जो हम कह रहे हैं कि स्मार्ट, इतना लंबा 2 घंटे का सेशन करो, इतना डेटा आपका यूज हो जाएगा। तो उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी में डिसीजन लिया, कितना अच्छा है, एक लोकतांत्रिक डिसीजन अपने आप लिया कि हम ऑनलाइन क्लासेस नहीं करेंगे, हम ऑनलाइन एग्जाम नहीं करेंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जोर दिया, अभी भी कर रहे हैं कि ऑनलाइन एग्जाम लेंगे, और
टीचर्स लगे हुए हैं, टीचर्स हर रोज हर डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट की टीचर्स पेटिशन कर रहे हैं एग्जाम डिपार्टमेंट को कि कोई ऑनलाइन ओपन बुक एग्जाम मत लीजिए। स्टूडेंट्स अभी इस हालत में नहीं है मानसिक तौर से भी, और ना ही वो तैयार है इस तरह से, ना वो लेसन्स देख पाए थे, ना वो मटेरियल्स ले पाए थे। तो प्लीज आप लोग भी अपने अपने जिलों में ये ध्यान रखिए कि अगर सेफ लगता है, लग रहा है कि इन्फेक्शन नहीं है, बच्चे सुरक्षित रूप से आ सकते हैं, टीचर्स इतनी जगह है कि वो एक दूरी रख सके, सैनिटेशन उनका हो पाएगा स्कूल में, तभी स्कूल को खुलने दीजिए, नहीं तो अपने अपने जिलों में इस चीज को, ऐसे डिसीजंस को मत लेने दीजिए। तो अभी हम इसको यहाँ मैं रखती हूँ, अगर कोई सवाल होगा तो हम बाद में इस पे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।